Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. वेलकम बैक टू इस्लामिक फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़। और जिस तरह मैंने आपसे पिछले हफ्ता भी वादा किया था कि मैं हाज़िर होऊंगा आपके पास हमारी बड़ी स्पेशल गेस्ट के साथ, जो कि आज आपके साथ सारी विल्स की बात करेंगी। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कहाँ आपको बचत हो सकती है, कहाँ नुकसान है, और शरिया लॉ के मुताबिक अगर आपने विल बनाने वो उसका भी आपको एक्सप्लेन करेंगी। तो पहले हम अपने गेस्ट से मिलते हैं। आप बड़ी जानी मानी हस्ती हैं, आप लोग उनसे पहले भी मिल चुके हैं, वो पहले बेतहाशा प्रोग्राम्स भी कर चुकी हैं। शी इज़ अ फिनोमिनल प्रेजेंटर, हमारी दोस्त भी हैं, एन एक्सपर्ट इन विल राइटिंग एंड प्लानिंग स्टेट्स, तहसीन असलम। अस्सलाम वालेकुम तहसीन। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच कि आप आई हैं आज शो के ऊपर, स्पेशली आजकल जिस तरह कोविड फैला हुआ है और आपने बड़ी हिम्मत करी। थैंक यू सो मच, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट। आप भी कुछ कहना चाहेंगी नाजरीन को? तो अब आप तो पहले से इतना ज़्यादा विल्स का कर रही हैं। हाँ जी, मैं बस सलाम करना चाहूँगी सबको, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये इकरा पे प्रोग्राम्स मैं पहले भी कर चुकी हूँ बट अली साहब के साथ आके, तो उम्मीद है कि इस प्रोग्राम में आपको हम बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे। जी, तो नाजरीन आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग विल्स, estate planning or anything of that kind, we have an expert in house। और शरिया लॉ के ऊपर वो एक्सपर्ट भी हैं, वो आपको बता भी सकेंगी कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। और जो कन्वेंशनल विल्स भी हैं उनके अंदर भी आपकी मदद कर सकती हैं। इसके अंदर बेतहाशा वो चीज़ें में, जिस तरह फॉर इंस्टेंस इनहेरिटेंस टैक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो आप ज़रूर फ़ोन कीजिए। आपको नंबर नीचे आई एम श्योर के चल रहा होगा। तो तहसीन, व्हाट इज़ अ विल? सबसे पहले तो आप ये बताएं। विल होता है कि वसीयतनामा, जैसे हम वसीयतनामा बनाते हैं उर्दू में, पाकिस्तान में, इंडिया में जो मुसलमान लोग हैं, दुनिया भर में उसको हम वसीयतनामा कहते हैं। यहाँ पे उसको विल कहा जाता है। और ये जाहिर है कि मरने से पहले बनाना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद तो देर हो जाती है। मरने के बाद नहीं बना सकते आप। मरने के बाद अगर विल नहीं बनाया हुआ तो यहाँ के गवर्नमेंट ने हमारे लिए बना के रखा हुआ है। जैसे पूरे यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको कहते हैं टू डाई इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब कि वसीयतनामा बनाए बगैर ही हमारा डेथ हो गया। तो जाहिर है कि जो गवर्नमेंट का विल बना हुआ है वो जैसे हम चाहते हैं जायदाद को बांटना, वैसे तो नहीं बांटी जाएगी, उस तरह बांटी जाएगी जैसे गवर्नमेंट चाहते हैं। अच्छा, तो गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने जिस तरह अपना हिस्सा भी रखा होगा, आई एम श्योर कि उसके अंदर इनहेरिटेंस टैक्स भी काफ़ी लेते होंगे। हाँ जी, तो आप ज़रा उसका थोड़ा एक्सप्लेन करें कि हाउ द गवर्नमेंट विल वर्क्स, किसको क्या जाता। अगर फॉर इंस्टेंस आपने अगर विल नहीं बनाया तो उसके क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हैं, ये आप तहसीन से सुने। सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि उसका एक तो मैंने पहले बता दिया नुकसान के, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जायदाद नहीं बांटी जाती है। दूसरा नुकसान है कि स्पेशली लंदन और बर्मिंघम, मैनचेस्टर वगैरह के एरिया में हमारी एशियाई कम्युनिटी की जायदाद काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स फ्री अलाउंस एक रखा हुआ है। ये अमाउंट है 325,000। 325,000 के ऊपर देयर इज एब्सोल्युटली नो टैक्स। इसका मतलब है कि जब हमारा डेथ हो जाता है तो 3,25,000 पाउंड के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, और बाकी का जो बैलेंस है उसके ऊपर 40% इनहेरिटेंस टैक्स। एंड हर बजट के अंदर आजकल, क्योंकि ये रिव्यू भी होता होगा, और मैं आपको बताऊं, आई एम प्रीटी श्योर कि और ऊपर जाएगा। ये पता नहीं कि 40% जाएगा, मगर गवर्नमेंट, जब टोरी गवर्नमेंट आए थे पावर में लास्ट टाइम,
तो उन्होंने एक इम्प्लीमेंट किया था एक एडिशनल अलाउंस, यानी कि 325,000 प्लस अनदर 125,000, यानी कि पूरा 5 लाख इनहेरिटेंस टैक्स फ्री अब है। मगर जो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँ। 3,25,000 तो हम सबका अलाउंस है, बाकी जो 125,000 एडिशनल अलाउंस है उसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं, कंडीशंस अटैच्ड टू इट। फॉर इंस्टेंस, एक तो पहली शर्त है कि आपका अपना ही घर है जिसके अंदर आप रहते हैं, आप उसके मालिक हैं, उसके अंदर आप जब आपका डेथ हुआ है आप उसी के अंदर रह रहे थे, और आपके बच्चे ही जो डायरेक्ट ब्लड लाइन बच्चे हैं वही आपके बेनिफिशरीज होंगे। अच्छा, does it also mean कि the house has to be paid off? No, it doesn't. Okay, so even if there's a mortgage जो there, भी equity है, ठीक है, जी, all right, equity के जी, ऊपर है, ठीक है, all right. जी, so you must be living in your own home at the time of death. The children are the direct beneficiaries, यानी कि आपके जो डायरेक्ट ब्लड लाइन बच्चे हैं उन्हीं को जायदाद जाएगी। और तीसरी शर्त यह है कि आपकी जायदाद 2 मिलियन के अंदर अंदर है, जो कलेक्टिव जायदाद, जो कलेक्टिव, जी। सो टोटल आपका घर, आपका सेविंग, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, पेंशन, कोई और एडिशनल आपकी और भी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है, सब कुछ मिला के 2 मिलियन के अंदर अंदर। बहुत सी हमारी एशियाई कम्युनिटी है जिनकी जायदाद माशाल्लाह 2 मिलियन से ज़्यादा है, उनको ये एडिशनल अलाउंस नहीं मिलेगा। राइट, ओके। उनका अलाउंस वो बेसिक ही रहेगा जो 3,25,000 है। सो वो 125,000 मिला के 500,000 बन जाता है ना, 500,000 एक बंदे का। मियाँ बीवी का मिला के 1 मिलियन होता है। राइट, ओके। आपको याद होगा जब इलेक्शंस हो रहे थे लास्ट टाइम, जी जी, तो टोरीज को इस वजह से भी ज़्यादा वोट्स मिले थे क्योंकि वो कह रहे थे कि हमने अलाउंस 1 मिलियन बढ़ा देना, 1 मिलियन तक कर देना है। जी, बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि हर एक बंदे का 1 मिलियन होगा। हाँ, नहीं, वो बात हमेशा, दिस इज इलेक्शन टॉक, कैंपेनिंग, जी 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 जी, होता कुछ और ही है। होता कुछ और है। और उस वक्त ये उन्होंने इलेक्शंस के दौरान ये कंडीशंस भी नहीं एक्सप्लेन किए थे कि ये 7 शर्तें लगी होंगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी जो एवरेज एशियन कम्युनिटी है उनकी एवरेज जायदाद 3 मिलियन पाउंड है, 3 मिलियन। ओके, ऑलराइट, ओके, दैट इज द एवरेज, दैट इज़ द एवरेज, क्योंकि ज़्यादातर एशियन कम्युनिटी में उनकी मोर देन 1 प्रॉपर्टी है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानीज एंड इंडियंस एंड जी जी। तो क्योंकि पाकिस्तानीज भी बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनकी मल्टीपल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियोज हैं। एब्सोल्युटली। तो जब आपकी 3 मिलियन तक चली जाती है तो फिर आपका अलाउंस सिर्फ 325,000 ही रह जाता है। राइट, ओके, ईच। तो मियाँ बीवी का and then you have to pay 40% on the balance। जी, तो अगर 3 मिलियन की है तो 325 तो आपको टैक्स फ्री मिल गया जी, बाकी जो है 40%। गुड, तो अगर आप दैट इज अ फिनोमिनल अमाउंट। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो इट्स 325 ईच, ओके, जो राइट, 650 बन जाता है, 650,000। राइट। तो फिर वो जब हम 3 मिलियन से डिडक्ट करते हैं, बाकी बैलेंस के ऊपर 40% इनहेरिटेंस टैक्स बनता है अबाउट 1 मिलियन 940,000। वाओ, absolutely wow, Yeah. absolutely wow. So that is one of the reasons why really we should write a will. We have to write a will। तो क्योंकि हम लोग बहुत से लोग सॉरी, मैं एक आप हाँ जी। बात काट रहा हूँ, मैं पहले हम लोग एक कॉल पे चलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको जी, गुफ्तगू जी। को आगे प्रोलॉन्ग करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन? मेरा नाम सलीना है और मैं किंगस्टन से बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम तहसीन, अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सलीना, मैं आपका शो बड़ी शौक से देखती हूँ बिकॉज ऑफ द जार्गन इज
अब समझ नहीं आती जब यूके लॉ के बारे में पढ़ते, लेकिन जब आप लोगों के मुंह से सुनते हैं तो Thank एज अ ले पर्सन काफी कुछ समझ आती है. एंड आई वाज जस्ट अ बिट शॉक्ड अभी कि मुझे वो लिख लेनी चाहिए और मुझे आपसे थोड़ा मशवरा चाहिए था इस बारे में. जी जी फ्रॉम जी. इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तहसीन, मुझे आप बताएंगे कि अगर, लेकिन दिस इज टू डू विद पाकिस्तान, दिस हैज नथिंग टू डू विद यूके लॉ, लेकिन मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रही हूँ कि मेरे can't अब्बा की understand वफात what हुई she's तो जो प्रॉपर्टी है. सॉरी एक मिनट सलीना, एक मिनट ठहर जाइए. वो ये कह रही हैं कि इस्लामिक व्यू पॉइंट उनको चाहिए. जी. जी आप मुझे बताएं, मैं आपको जी लाइक आई मीन इट्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू. अली, मेरा सवाल ये है जी कि जी. मेरे अब्बा की जब वफात हुई तो हम 4 बहन भाई हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की अभी तकसीम नहीं हुई. तो मेरा अच्छा. सवाल ये कि अगर खुदा न खास्ता, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, आई एम अ सिंगल पेरेंट, अगर मुझे कुछ होता है तो क्या वो मेरे बच्चों को जाती है या वो उन तीनों में तकसीम होती है? तो इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालेंगे इस जी पर जी जी, आप एक मिनट होल्ड करें. तहसीन वो ये पूछ रही हैं कि उनके वालिद जो हैं वो फौत हो गए और उनकी जो जायदाद है इट इज़ लेफ्ट फॉर द 4 चिल्ड्रन. Yes. सिर्फ अगर वो कह रही हैं कि अगर अल्लाह ना करे इनको कुछ हो जाता है तो हाउ इज़ देन दैट डिवाइडेड? वुड दैट मीन कि वो 3 बहन भाइयों में चली जाएगी या इनके बच्चों को भी कुछ मिलेगा? इनकी जायदाद यहाँ इसी इनकी कंट्री जायदाद में जो है. है वो है पाकिस्तान के अंदर. पाकिस्तान पाकिस्तान में है ना सलीना? आपने पाकिस्तान में? जी बिल्कुल बिल्कुल. जी जी पाकिस्तान में. जी. तो पाकिस्तान में तो शरिया लॉ चलता है ना, और ये बहुत अच्छा सवाल आपने सलीना किया है. पाकिस्तान you. में शरिया लॉ चलता है. अगर खुदा न खासा आपको कुछ हो जाता है, मुझे बताइए कि आपके फादर का डेथ हो गया मगर वो जायदाद अभी तक तकसीम नहीं हुई है. तकसीम नहीं, क्योंकि हम चारों बहन भाई हम पाकिस्तान में रहते नहीं हैं. तो बिकॉज ऑफ कोर्स आवर लाइफ आर इन इंग्लैंड, मेरे भाई अमेरिका में है, तो जब हम जाएंगे तो ऑफ कोर्स फिर कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हो अच्छा. नहीं सका बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से भी थोड़ा डिले हो गया. अच्छा अच्छा, मैं समझ गई हूँ. जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग समझते हैं कि बच्चों को मिल जाएगी, मगर शरिया के मुताबिक अगर एक बच्चे का खुदा न खासा आपका पहले डेथ हो जाता है तो जायदाद मिलने से पहले आपके बच्चे फिर वो ब्लड लाइन ख़त्म हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है. तो बच्चों का हक नहीं रहता. बच्चों का हक नहीं रहता? नहीं. तो फिर किसके ऊपर चला जाता है ये? Then the surviving siblings जो The रह जाते surviving हैं, siblings would जो get a bigger. सलीना के बहन भाई हैं, बाकी के 3. अच्छा, अब आपके लिए तो हम तहसीन, मुझे लंबी जिंदगी चाहिए अब. आपके लिए हम दुआई कर सकते हैं. आप लोग ऐसा कीजिए कि जितना जल्दी हो सकता है वो जायदाद का फैसला करें, ताकि एक तो आप लोगों को, आप सिंगल पेरेंट है, आपने बताया, आपको अपनी जायदाद का हक मिलना चाहिए. जी जी. दूसरा ये है कि किसी, कोई पता नहीं किस वक्त भी किसी को कुछ हो सकता है, तो जी जी. क्योंकि आपके बाकी के भी जो बहन भाई हैं वो भी सेम सिचुएशन में ही होंगे. जी जी बिल्कुल. तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सभी जाएं पाकिस्तान. आप एक को बाकी के 3 जो है उनको पावर ऑफ अटर्नी दे दें, उनके बिहाफ पे, सबके बिहाफ पे वो फिर आपकी जायदाद का वो कर सकते हैं सॉर्ट आउट. अच्छा, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया. अली, मैं आपका शो बड़े शौक से देखती हूँ. प्लीज कंटिन्यू विद द गुड वर्क. थैंक यू. so much. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और मैं आई एम एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड कि ऑटोमेटिकली बंदा यही सोचता है कि इफ़ द पेरेंट पासेस अवे Yes. तो बच्चों को, उनके बच्चों को उनके जाएगा. बच्चों को नहीं, लेकिन क्योंकि वो कट ऑफ, ब्लड लाइन कट ऑफ हो जाती है. नहीं, और अगर यही सिचुएशन अगर एक मर्द की हो, लाइक इफ द बॉय पासेस It's the अवे, same thing. नो बट वो तो ब्लड लाइन कहाँ से ख़त्म होगी? बिकॉज द ब्लड लाइन इज द फादर्स लाइन, Even if the father, even if the son dies and he has children. and he has children, even if the son dies, then again it gets cut off. Okay, and what happens in a situation कि जहाँ पर the only child is a son and he passes away, but he's left siblings, girls or boys? Grandchildren. Yeah. That's a good question. ये next show में ठीक है, जी, but it's all very very complicated. then it's like you know बाकी के जो relatives हैं वो भी फिर हकदार हो जाते हैं. All right, okay. इसीलिए अली, ये पाकिस्तान में भी मेरे बहुत से माशाल्लाह क्लाइंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जब विल लिखा जाता, वहाँ भी विल लिखा, क्योंकि एक मुसलमान को चाहे जहाँ भी हो, हुक्म है. दो रातें भी नहीं सोना चाहिए, ये हदीस है. 2 रातें भी नहीं सोना चाहिए वसीयतनामा
बनाने के बगैर, ठीक है। और वो वसीयतनामा जो हम खुद लिखते हैं वो होता है फॉर 1/3 ऑफ द एस्टेट, तीसरा हिस्सा, जिसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, खुदा न खास्ता सेलिना की बात ही हम करते हैं, एग्जांपल देते हैं। एक कॉल भी आई है, हाँ जी, पहले जी। कॉल पे चले ठीक जाते है हैं, फिर जी, उसके ठीक बाद आगे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जी, अच्छा, कौन- मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। उन्होंने मैं भी शरी लॉ जानता हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, यहाँ भी पढ़ाता रहा हूँ। जी, जी। ये जो आपने उस लेडी को बताया है कि उसके बच्चे वारिस नहीं हो सकते, ये गलत है। अच्छा, जो पाकिस्तान में शरिया लॉ अमेंडमेंट हुआ है वहाँ आता है 1961 एक्ट। 1961 एक्ट। ओके, उसके तहत जो भी बच्चे हों, उसकी अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसका शेयर उसके बच्चों को पास ऑन हो जाता है। राइट, ओके, ये ओके, अंडर 1961 एक्ट ऑफ Okay. इनहेरिटेंस टैक्स एक्ट। ये शरिया बहुत- लॉ इस अमेंडमेंट उन्होंने किया है कि वो पोते या पोतियों को पहले हिस्सा नहीं मिलता था शरी लिहाज से। अब वो 1961 एक्ट इसीलिए पास किया गया कि जब उनका वो यतीम हो जाते हैं तो उनको जायदाद भी नहीं मिलती है, तो वो महरूम हो जाते हैं, तो उन्होंने अमेंडमेंट करके पोते पोतियों या नवासे नवासियों को उनका जो बाप को या माँ को हिस्सा मिलना था वो हिस्सा उनको मिलेगा। बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया आपका that's सर, very थैंक यू सो good मच, दैट्स news. वेरी वेरी काइंड, दैट्स थैंक यू। वेरी गुड न्यूज़। हाँ। मैंने भजती ज़ेवर पढ़ा हुआ है, अच्छा, राइट, तो ओके, उसके अंदर यही लिखा हुआ है। तो इन्होंने जो बताया, आई मीन ही मस्ट बी, ही इज अ लर्निंग, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, ही इज शरिया राइट, लॉ। सो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी, दैट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। अच्छा, तस्सीम मुझे ये बताएं, जी। हाउ कैन वी राइट अ शरिया कंप्लायंट विल, स्पेशली इन व्हिच इज वैलिड इन द यूके, हाउ कैन वी डू दैट? यूके में बहुत से हमारे मुसलमान बहन भाई समझते हैं कि हमारी जायदाद, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारी जायदाद शरिया के मुताबिक ही बांटी जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता है। जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उस लॉ के मुताबिक जब तक हम अपना वसीयतनामा नहीं लिखेंगे और उसके अंदर हम नहीं लिखेंगे कि हमारी जायदाद हम चाहते हैं कि शरिया के मुताबिक बांटी जाए, उस वक्त तक नहीं होगा। इसलिए स्पेशली मुसलमानों के लिए वसीयतनामा बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो जायदाद हमारी ब्रिटिश लॉ के मुताबिक बांटी जाएगी, जो इक्वल शेयर्स है। और जिस तरह आपने कहा था ब्रिटिश लॉ के मुताबिक अगर आप विल नहीं रखेंगे तो एक और प्रॉब्लम भी है, विच मीन्स के द 40% इनहेरिटेंस टैक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इनहेरिटेंस टैक्स, नंबर 2 जी। हाउ कैन वी सेव इनहेरिटेंस जी, टैक्स? सो इनहेरिटेंस टैक्स अली बचाने के लिए जो चाहे आप शरिया के मुताबिक बनाएं अपना विल, चाहे नहीं बनाएं, मगर इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग जो है वो एक वो सिस्टम होता है। डिफरेंट किस्म के ट्रस्ट हम इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग ऑन के किसी का क्या सर्कमस्टांसिस है, उनकी जायदाद क्या है, उनकी जायदाद की वैल्यू क्या है, तो उसके मुताबिक फिर हम इनहेरिटेंस टैक्स बचा सकते हैं। ओके, फैंटास्टिक, आई विल जस्ट टच ऑन दैट अ लिटिल बिट Yes. मोर इन डिटेल। पहले हम लोग कॉल पे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी अली, ये जो 2020 के इनहेरिटेंस टैक्स में जो रिफॉर्म्स आए वो किस तरह इम्प्लीमेंट होंगे? सॉरी, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपका नाम क्या है? अहमद। अहमद, सॉरी, आप अहमद, क्या सवाल क्या था आपका कि जो इनहेरिटेंस टैक्स के अंदर जो इनहेरिटेंस टैक्स के अंदर जो एग्जम्पशन आई है 2020 में, एग्जाम्पशन जो है एप्लीकेशंस होंगे? जी, जो इनहेरिटेंस टैक्स, आपने सवाल सुन लिया? नहीं, जो समझ नहीं आया। इनहेरिटेंस टैक्स में एग्जाम्पशंस आई हैं, जी। वो किस तरह इम्प्लीमेंट होगा? एग्जेम्पशन तो हमारी ऑटोमेटिक है। जब डेथ होता है तो जो भी जायदाद हमारी है इट गेट्स कैलकुलेटेड टोटली। No, sorry, my question is not that. जो फाइनेंस एक्ट 2020 में जो आई है, फाइनेंस एक्ट 2020 में जो आया है, दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग, या कि उसके अंदर जो एग्जाम्पशंस आई हैं टैक्स जी, के अंदर, how हाउ do इज दैट इन 2020? yeah, but what's his question about What that? is the question? I'm sorry, but what is? Are you talking about the 325,000 pounds exemption, or are you talking about the 125 on top of that? Sorry, 175. no, I'm talking about specific reforms in the Finance Act of 2020. The specific reform in 2020
Yeah. Finance Act in So what's 2020. his question about that? But we don't understand the question. I mean, do you want us to go through the whole act? That's not going to be possible. Right, But, okay, but what, so they've removed the exemption on inheritance tax in the Finance Act of 2020. How would that impact us? so they've removed. All right. Okay. So I think what he's saying is that they've removed the exemption in 2020 tax reform. I mean, I just. no, but there that is no doesn't exemption make- that's removed. No, that doesn't make sense because the additional allowance, the residence nil rate band of 175,000, that was phased in over 5 years. So when the Tories came into power, so and the 325,000 exemption is still there. So we really don't understand. You're making a statement that there was a reform in 2020, but you're not telling us. You're not asking a specific question about that. Chale, no problems. Yeah. Thank you so much, Ahmed, for your call. हम लोग अब next call पे चलते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. Sorry, माजर से आप अपना अगर टीवी की वॉल्यूम हल्की कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी. जी 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 ओके जी, चलें ठीक है. वो टीवी की आवाज़ जो है वो गूंज रही थी तो इसलिए. अच्छा, सॉरी तहसीन, आप यू वर एक्सप्लेनिंग टू अस अबाउट द शरिया कंप्लायंट wills and how that works and inheritance tax and Yeah. how can we save on inheritance tax and that sort of stuff. जी, मैं ये बता रही थी कि बेशक इनहेरिटेंस टैक्स इश्यूज भी हैं, मगर इनहेरिटेंस टैक्स जब हम बचाते हैं तो साथ साथ शरिया कंप्लायंट भी विल्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हम कर सकते हैं. ये नहीं कि अगर हम शरिया कंप्लायंट विल्स बना रहे हैं या शरिया कंप्लायंट प्लानिंग कर रहे हैं तो इनहेरिटेंस टैक्स हम नहीं बचा सकते. अच्छा, अब वो भी साथ साथ ही मैकेनिज्म उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता अच्छा, है. कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं तो अपना विल लिख देता हूँ कि आई वांट, फॉर इंस्टेंस, आई वांट शरिया कंप्लायंट ऑफ माय sort of after I pass हाँ away. जी. ठीक है, can you please do it? How do we register that? Is there a process? Do you have to go to an solicitor? आप जरा थोड़ा सा उसका प्रोसेस का भी बताएं. लोग कुछ लोग जो हैं वो कि जी हमने तो विल लिख ली है कागज के ऊपर, उन्होंने लिख दी. जी. पहले हम लोग कॉल पे चलते हैं, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा ना, इट्स आई डोंट नो, दैट्स हाउ सम पीपल थिंक. जी, अस्सलाम वालेकुम. कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? मेरा नाम कुरैशी है, मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ. जी कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. देखिए, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ. जी जी. और मेरे आधे बच्चे पाकिस्तान में, आधे यहाँ मेरे पास यहाँ मैनचेस्टर में रहते हैं. जी जी. मैं पावर अटॉर्नी अपने दामाद को पाकिस्तान भेजना चाहता हूँ. मेरी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है. मैं चाहता हूँ कि वो मेरी जो प्रॉपर्टी है, जब ये मेरे यहाँ वाले बच्चे पाकिस्तान पहुँच जाएं तो वो इनको बराबरली इनके नाम ट्रांसफ़र कर दे वहाँ पर. तो मैं ये पूछना चाहता था, अगर इन केस मैंने पावर अटॉर्नी यहाँ से बना दी, जैसे कि पावर अटॉर्नी लेके फिर वो रजिस्टर हो जाएगी, फिर बेसिस से मैं उसको अटैच करा लूँ और फिर मैं वहाँ भेज दूँ, और मेरे मरने से उसको भेज दूँ वहाँ और वो अप्लाई नहीं हुई, अभी उन्हें इस्तेमाल नहीं की, और मेरी डेथ हो जाती है, कि पावर अटॉर्नी वो ख़त्म हो जाएगी या वो वैलिड रहेगी? एक तो सबसे ज़रूरी बात जो ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ आपकी ज़िंदगी में वैलिड होती है. पावर ऑफ अटॉर्नी होती है कि आप किसी को कह रहे हैं कि मैं अभी तक हयात हूँ और मेरे बिहाफ पे आपको मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ कि आप मेरे लिए ये ट्रांजैक्शन करें. ठीक है, पर जब आपका डेथ हो जाता है, पावर ऑफ अटॉर्नी ख़त्म हो जाती है, इज़ नल एंड वॉइड. फिर आपका जो वसीयतनामा या जो भी उस कंट्री का लॉ है, उसके मुताबिक फिर आपकी जायदाद बांटी जाती है. तो मुझे बताइए, पाकिस्तान में किसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं? मेरे दामाद हैं वहाँ पर, उनको मैं दे रहा हूँ. मेरी 2 बेटियाँ पाकिस्तान में हैं. उनके दामाद हैं वहाँ पर, उनकी 2 बेटियाँ पाकिस्तान में. अच्छा, लेकिन वो अपने दामाद को देना चाह रहे हैं. और 3 बच्चे मेरे यहाँ पर हैं. और 3 बच्चे यहाँ पर भी हैं. अच्छा जी, तो वहाँ पे आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं? नहीं, वो उसमें एक मेरी बेटी उसमें रहती है
बेचना नहीं चाह रहे, वो बेसिकली वो बेचना पावर ऑफ नहीं अटर्नी चाहते, देना मैं- चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जस्ट इन वाले केस बच्चों का भी शेयर मैं उसमें रखना चाहता हूँ। वो यहाँ वाले बच्चों का भी शेयर रखना चाहते हैं उसमें, और जो पाकिस्तान में हैं उन बच्चों का भी शेयर रखना चाहते हैं, वो पावर ऑफ अटर्नी देना चाह रहे हैं। मुझे समझ आ गई कुरैशी साहब, आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप इंस्टेड के बिल बनाएं, आप एक पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू ये सारा कुछ करना चाहते हैं वंस यू आर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वंस यू आर डिसीज्ड, जी वो जो पावर ऑफ अटर्नी है दैट इज नल एंड वॉइड, जी ठीक है। इसके लिए आपको विल जो है वो जरूर लिखना है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं तहसीन कि यहाँ पर जो विल है लिखा हुआ जो है जी। वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हो सकता है। और सबसे पहले मैं कुरैशी साहब को ये बताना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में क्योंकि शरिया लॉ चलता है और वहाँ से जब किसी का डेथ हो जाए तो सक्सेशन सर्टिफिकेट जब कोर्ट से लेते हैं, आपके यहाँ के बच्चे भी और वहाँ के बच्चे भी उसके अंदर शामिल होंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट में, उनका नाम, क्योंकि ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तान में रहते हैं या नहीं रहते। जी जी दूसरा जो अली साहब ने वो विल का कहा है, जी बहुत ज़रूरी है कि आप अपना विल बनाइए। और जब आप यहाँ जब आप यहाँ पे विल बनाते हैं, उसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ से फॉरेन ऑफिस से पहले अटेस्ट किया जाता है, फिर पाकिस्तान हाई कमीशन से अटेस्ट किया जाता है, तो फिर वहाँ पे वैलिड वो कोर्ट्स फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। जी, लेकिन मैं यहाँ पर वो कॉन्सुलेट ऑफ पाकिस्तान गया था ये इसकी अपना विल के लिए जी, तो वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में ये जो विल आप लिख के जो भेजेंगे, अगर आपकी डेथ हो जाती तो ये विल एक्सपायर हो जाती है। वो कह रहे हैं कि वो जो विल है वो एक्सपायर हो जाएगी, हाँ, मरने के बाद। सर तो इसलिए वो फिर मैं ये सोचा तक मैं पावर अटर्नी कर दूं। नहीं जी, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी तो मरने के बाद इज नल एंड वॉइड। दूसरा ये पाकिस्तान में विल आपका, क्योंकि अगर आप शरिया के मुताबिक जायदाद अपनी देना चाहते हैं तो फिर तो शरिया के मुताबिक ही बांटी जाएगी ना। विल तो सिर्फ जो आपका 1/3 हिस्सा होता है एक, उसके लिए उसके ऊपर आपका कंट्रोल है कि आप किसको देना। मेरा ख्याल है कुरैशी साहब, जो आपने जिन साहब से ये पूछा था ना, वो साहब ने आपको उल्टा बता दिया ठीक है, हाँ उल्टा बता दिया है ये, या मेरा ख्याल है मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसकम्युनिकेशन होगी। जी जी जी, जो एक्चुअल फैक्चुअल बात है वो ये है कि एक्चुअली जो आपने की है वो दैट सीजेस, वो चीज जो है ना जो आपने पावर अटर्नी करी है, हाँ, वो सीज हो जाती है। लेकिन विल जो है, वसीयत जो है, कभी आपने देखा होगा वसीयत जो है दैट वो आपके अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, लेकिन वो मरने के बाद एक्टिव होती है। हाँ जी। मगर वो ये कह रहे थे कि जो विल है आपकी वो मरने के बाद वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ जो शरिया लॉ है वो नहीं सर, वो गलत कह रहे हैं। जिस तरह तहसीन ने कहा है कि आप फॉरेन ऑफिस से और यहाँ जो कॉन्सुलेट है उससे वो अटेस्ट करवाएंगे, वो सब कुछ हो जाएगा, एंड देन दैट इज देन वैलिड इन पाकिस्तान। आपको मैं कुरैशी साहब, मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि आप ना अपना नंबर पीछे जरूर छोड़ दें, तो वी विल गिव यू अ रिंग एंड तहसीन विल देन एक्सप्लेन टू यू कि एग्जैक्टली क्या करना है, जी जी, और ये किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी जो आपकी जायदाद होगी, आई एम श्योर कि आप चाह रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे हैं उनको उसके अंदर भी हिस्सा मिले, तो बेहतर ये है। तो बहुत अच्छा, वैसे तो मैंने यहाँ का तो सॉर्ट आउट कर दिया है। जी जी, यहाँ का मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। मैं आपको ये थोड़ा सा कहूँगा कि आप एक दफ़ा बात ज़रूर थोड़ा ज़रा आपको, ताकि देखें पक्का काम करके जाइए। जी जी, यही मेरी ख्वाहिश है। हाँ, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट कोई हसल ना हो बाद में। एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह अल्लाह अव्वल तो आपको मर गया तो ये प्रॉब्लम छोड़ गया। हाँ, अव्वल तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत लंबी ज़िंदगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच। आप अपना नंबर ज़रूर छोड़ दें। नेक्स्ट कॉल पे चलते हैं। जी जी, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कौन, क्या नाम है आपका?
नाम छोड़ने काम की बात कर लें। मैंने अभी टेलीविजन देखा है, हो सकता है मेरा सवाल पहले हो चुका हो, लेकिन चूंकि मैं अभी टेलीविजन देखा तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं। एक बड़ी कॉमन सी चीज हमारे इंडियन पाकिस्तानीज में आ गई है कि दूसरी शादियां अपने मुल्क में जाके करते हैं ये लोग, इंडिया में, पाकिस्तान में, आपको ये बात पता होगी। जी जी। और वहां जाके जो बच्चे पैदा कर देते हैं, यहाँ से सारी जमा पूंजी ले गए, ट्रांसफर की, बीवी यहाँ रोती रह गई, यहाँ पे उसका कोई राइट नहीं है। तो अब ये मुझे पूछना है कि अगर वो पाकिस्तान में जाके ब्रिटिश पाकिस्तानी दूसरी शादी कर लेता है या तीसरी चौथी, तो अगर वो पाकिस्तान में विल बनाता है और बाद में ये सारे हमारे पाकिस्तानी विल तब्दील कर देते हैं, तो उस विल तब्दील करने की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्या होगी, उसका मुझे तरीका बताएं। बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स इज गोइंग ऑन इन आवर कम्युनिटी। तो बड़ी जी। मैं आपको ये बात वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा यू कांट, मेरी प्लीज बात पूरी सुन लीजिए। एक साहब है जिन्होंने यहाँ पे शादी की, अच्छा उसने कानूनी डिवोर्स कर दी अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, फिर दूसरी से बच्चे पैदा किए। नहीं, एक मिनट सॉरी, उन्होंने शादी, एक साहब हैं जिन्होंने शादी की यहाँ पाकिस्तान, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, दोनों ब्रिटिश पाकिस्तानी थे, उन्होंने शादी की, कानूनी डिवोर्स हो गई, लेकिन और उनकी तलाक हो गई। उसने निकाह नहीं डिवोर्स किया, ठीक है, निकाह नहीं डिवोर्स किया। दूसरी से उसने बच्चे पैदा किए, उनको डंप कर दिया। तीसरी उसने जाके गर्लफ्रेंड वहां रख ली, और अब वहां पे उसकी फैमिली फाइट ये कर रही है कि ये विल बनाए। अब वो विल बनाने को तो तैयार है पाकिस्तान में, इज ए मल्टी मिलियनर। प्रॉब्लम ये आ रही है कि 2 बीवियों को तो डंप कर चुका है, अब उनके बच्चे भी 40 साल के हैं, जो छोटा बच्चा उसका है वो है हार्डली 15 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, अब मुझे ये आपसे पूछना है कि अगर वो बदबख्त इंसान अपनी विल वहां बनाता है और बाद में एज यूजुअल पाकिस्तानी तब्दील कर देते हैं, तो विल जो बच्चे के हाथ में है बनी हुई, उसकी वैल्यू यहाँ पे या वहां पे क्या होगी? और अब वो डेथ बेड पर है। आपको मैं बताता हूँ, इसके ये थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और इसके अंदर बेहतर ये है कि आप अपना नंबर पीछे छोड़ दें। तहसीन विल गेट इन टच विद यू एंड शी विल टेल यू कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज और ये क्या हो सकते हैं, और आपको ये भी समझा देंगी कि आप इस, अगर आई होप कि ये सिचुएशन फिक्टिशियस है, लेकिन अगर कोई इस तरह की चीज़ में इन्वॉल्व है तो व्हाट दे कैन डू एंड व्हाट आर देयर राइट्स। सो बेहतर ये है कि आप अपना नंबर छोड़ दें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये स्पीकर से ठीक से समझ नहीं आ रही थी, मगर एक मैं कमेंट करना, ये बाद में मैं फिर बात कर लूँगी, कमेंट आप जरूर मगर थोड़ा सा वो मैंने सुना था अबाउट के सिर्फ निकाह हुआ था या नहीं, उन्होंने ये कहा था कि हुआ। there was he had a marriage here and he divorced, then he Yes. married again. Yes. लेकिन पहली वाली के साथ जो निकाह हुआ था उसके तहत तलाक नहीं हुई थी, जो वैसे दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड जी, कि वैसे उनकी जो यहाँ लीगल डिवोर्स थी, बट नॉट फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ जी। व्यू। तो क्वेश्चन क्या था फिर? तो क्वेश्चन ये था कि वो विल्स के बारे में था कि भाई उनके कुछ बच्चे यहाँ पर भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, हाउ कैन यू नो व्हाट काइंड ऑफ विल शुड ही राइट where he can actually have everybody inclusive in that. Okay. And he is a rich man and so on and so forth. Okay. So again, would you mind if I No, comment? please, Okay. please, absolutely. I hope कि यही question I've understood. मैं जनरल बात ही करती हूँ, ज़रूरी नहीं कि इनके लिए। जी, जनरल बात करें, जनरल बिल्कुल बात ही मैं general, करती हूँ। general. तो अगर लीगल डिवोर्स हो गया है तो इसका मतलब, और निकाह इज स्टिल देयर, बीवी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई हकदार होगी, मगर जो उनके बच्चे हैं वो फिर भी हकदार हैं, बेशक डिवोर्स हो गया। Will or no will. विल और नो विल, बच्चे जो हैं वो हकदार बच्चे हैं, हकदार हैं, चाहे 10 बीवियों में से हैं या एक बीवी में से। और वो पाकिस्तान में भी हकदार है। यस, जो पाकिस्तान में है वो भी हकदार हैं। ठीक है, ऑलराइट, जी, ओके। जी। अच्छा, तो पाकिस्तान में वाले जो हैं वो यूके में हकदार हैं, और यूके वाले जो हैं वो पाकिस्तान में भी हकदार में भी हकदार हैं। राइट, ओके। सो बेसिकली बच्चों का वो जी, अनलेस के वो स्पेसिफिकली प्लानिंग करें, अपना विल लिखें कि मैं इन बच्चों को नहीं देना चाहता और इन बच्चों को देना चाहता हूँ, तो फिर वो यू नो कंसीडर किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में आप आग नहीं कर सकते अपने बच्चों को। आई थिंक देयर इज अ न्यू लॉ देयर। ओके, देन अगर वो यूके में रहते हैं और ब्रिटिश सिटीज़न हैं, उनका ब्रिटिश जो यूके में जो जायदाद है वो यूके लॉ के मुताबिक बांटी जाएगी ना। हाँ जी, if he doesn't have a will. If he doesn't have a will, but even if he has a will,
and he wants to leave somebody out, he can. But you know, isn't that mostly contested as well? I mean, you can actually contest a will. You can, of course, you can contest a will, but you have to have valid reasons. And then जिसने will लिखा है, उसने अगर ठीक से explain नहीं किया कि कैसे क्यों मैं किसी को नहीं देना चाहता, क्यों मैंने किसी को आग किया किस बच्चे को, रीज़न क्योंकि मरने के बाद तो अगर कोई कंटेस्ट करेगा तो ही कांट जस्टिफाई इट ना. ठीक है, फैंटास्टिक. चले तहसीन, थैंक यू सो मच. नाज़रीन, हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं. उस पार मैं और तहसीन आपका इंतज़ार करेंगे. बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें, कॉल इन, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं विल ट्राई एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर यू. सी यू आफ्टर द ब्रेक. थैंक यू.